तीसरा अध्याय, हिमालय की गोद में। तुझसे कुछ जन्नतें आदम का निशान मिलता है, ये दिलावेज सकूं और कहाँ मिलता है। हिमालय का नाम जबान पर आता है तो सिर सम्मान से झुक जाता है। सृष्टि की रचना से लेकर आज तक यह हमारे देश का न केवल अविचल प्रहरी रहा है, बल्कि आदिकाल से इसकी हिमाच्छादित चोटियों से निकलने वाली महान तथा पवित्र नदियों ने उत्तरी भारत और विशेषतः पंजाब के मैदानों को हरा भरा, प्रफुल्लित और उपजाऊ बनाया है। इन्हीं नदियों के किनारों पर, इन्हीं मैदानों में प्राचीन आर्यों ने अपनी बस्तियां बसाई थी। यहीं से एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया था जिसे संसार में सर्वोत्तम और प्राचीनतम सभ्यता कहलाने का गर्व प्राप्त है। ऋग्वेद की ऋचाओं में हिमालय का वर्णन बार बार आता है। प्राचीन आर्य लोग हिमालय को स्वर्ग और देवताओं का निवास स्थान मानते थे। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने हिमालय को पर्वतों का स्वामी बनाया। गीता में भगवान कृष्ण ने यह कहकर कि स्थावराणाम हिमालय, अर्थात जड़ चीजों में मैं हिमालय पहाड़ हूं, हिमालय को अपना ही दर्जा दे दिया, अपना ही स्वरूप बता दिया और विराट दृष्टि से इसमें अपने अस्तित्व की अभिव्यक्ति की घोषणा कर दी। आचार्य विनोबा जी ने भी अपनी पुस्तक गीता प्रवचन के पृष्ठ 91 पर स्थावराणाम हिमालय की व्याख्या की है और स्थिरता की मूर्ति के रूप में हिमालय की उपासना का वर्णन किया है। कालिदास ने इसे नागाधिराज लिखकर गौरवान्वित किया। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यदि महाप्रलय का होना स्वीकार किया जाए तो भी पानी हट जाने पर हिमालय का संसार में सबसे पहले प्रकट होना सिद्ध होता है, क्योंकि संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय की चोटी है और कैलाश पर्वत तथा कंचनजंगा भी जो उससे कम ऊंची है इसी हिमालय की चोटियां हैं। अतः जरूरी तौर पर जो भूभाग सबसे पहले प्रकट हुआ होगा, सबसे पहले सृष्टि की रचना भी वहीं हुई होगी। इस दृष्टि से भी हिमालय के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। पुराण की एक कथा के अनुसार हिमालय की लड़की गिरिजा का विवाह आदिदेव भगवान शंकर से हुआ था। महाभारत तो हिमालय के वर्णन से भरा पड़ा है। श्री के.एम. मुंशी के अनुसार पांडवों ने संसार में सूर्य की पहली किरण इसी हिमालय की गोद में श्री बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर के स्थान पर देखी और इसके बाद 3 बार पांडवों ने हिमालय की यात्रा की और अंतिम बार इसी की गोद में आकर सदा की नींद सोए। ऋषि महर्षियों की तपोभूमि में आज से 1100 वर्ष पहले श्री आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ के निकट ज्योतिर्मठ में तप करके आत्मज्ञान और अभूतपूर्व शक्तियां प्राप्त की थी। आज का संसार भले ही हिमालय की महानता और पवित्रता को उस रूप में स्वीकार न करे जिस रूप में हिंदू शास्त्रों में इसका वर्णन आता है, तो भी हिमालय का महत्व इससे कम नहीं हो जाता। अब जबकि मित्रघाती चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया है, अब जबकि कैलाश और मानसरोवर जैसे पवित्र हिंदू तीर्थों की यात्रा में रुकावट पड़नी शुरू हो गई है, तभी हिंदुस्तान की आत्मा तड़प उठी है और तभी इसकी कदरे कीमत और इसकी महत्ता का एहसास होने लगा है। इसी पवित्र हिमालय की गोद में एक छोटी सी सुंदर तथा मनोहर उपत्यका है जिसे कुल्लू कहते हैं। इसमें शक नहीं कि हर युग में इसकी शक्ल, सूरत, रूप, रंग, सीमाएं और क्षेत्रफल जरूर बदलते रहे हैं, परंतु अंततः जिस इलाके को अंग्रेजों ने कुल्लू करार दिया था वह पंजाब प्रांत के कांगड़ा जिले में उत्तर पूरब की तरफ का भूखंड था, जिसमें कुल्लू, सिराज, लाहौल स्पीति की छोटी बड़ी तहसीलें शामिल थी और जिसे एक सब डिवीजन करार दिया गया था। स्पीति की सीमाएं चूंकि सीधी तिब्बत से मिलती है और इसलिए कि तिब्बत पर चीन का अधिकार हो चुका है, भारत सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व लाहौल और स्पीति को मिलाकर एक अलग सीमांत जिला बना दिया है। इस तरह यद्यपि कुल्लू की रूपरेखा को राजनीतिक उपयुक्तता की बिना पर बदलने की कोशिश की गई है, फिर भी ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार
सतलुज, व्यास और चंद्रभागा के बीच के भूभाग को ही आज तक कुल्लू का नाम दिया जाता रहा है। इसमें संदेह नहीं कि दर्रह, रोहतांग और हामटा के उस तरफ अर्थात लाहौल और स्पीति के लोगों की संस्कृति कुल्लू के लोगों से थोड़ी बहुत भिन्न है। फिर भी 6000 वर्ग मील का ये क्षेत्र थोड़ी बहुत भिन्नता रखता हुआ भी एक है और विभिन्न घाटियों और वादियों में बंटा हुआ है। लाहौल में चंद्रा और भागा नदियों ने 2 घाटियां बना रखी हैं, जिन्हें हम चंद्रा वैली और भागा वैली कह देते हैं। और जहां ये दोनों नदियां मिलती है वहां से एक तीसरी घाटी को जन्म देती है, जिसे पटन वैली कहते हैं। इसी तरह स्पीति में जहां चंद्रा नदी ने एक अलग उपत्यका को जन्म दिया है, वहां पिन नदी के कारण पिन वैली भी अस्तित्व में आ गई है। कुल्लू में भृगुतुंग यानी रोहतांग से लेकर बजौरे और तक एक ही बड़ी वादी है। इसे व्यास की वादी कहते हैं और सच पूछें तो लोग इसे ही कुल्लू वैली समझते हैं। यात्री इसी की सैर करके अत्यंत शांति और प्रसन्नता के साथ वापस जाते हैं और समझते हैं कि उन्होंने कुल्लू वैली की सैर कर ली। जिन लोगों ने भी कुल्लू से संबंधित आज तक कुछ लिखा है, उन्होंने प्रायः वादी के इस भाग से ही प्रभावित होकर लिखा है, इसे ही कुल्लू समझा है। हालांकि कुल्लू वादी में सरवरी और पार्वती नाम से 2 छोटी छोटी सुंदर घाटियां और भी हैं। इसी तरह इनर सराज में सेंज वैली और तीर्थन वैली एवं आउटर सिराज में आनी वैली और कुरपन वैली भी अपना अपना स्थान रखती हैं। इसी क्षेत्र को जिला कांगड़ा से अलग करके और कुल्लू सिराज को मिलाकर एक नया जिला बना दिया गया और इस तरह 1963 में कुल्लू के इतिहास में एक नए अध्याय की वृद्धि हुई और कुल्लू का स्वरूप एक पृथक और स्वतंत्र इकाई के रूप में हिमालय की गोद में उभरा। कुल्लू वादी धौलाधार और हिमालय के बीच की कड़ियों से घिरी हुई है। इसके उत्तर में कश्मीर, उत्तर पूर्व में तिब्बत और किन्नौर तथा दक्षिण पूर्व की ओर महासू अर्थात महाशिव का देश। इसके उत्तर पश्चिम में प्राचीनतम आदि जातियों गद्दियों, गुज्जरों और पंगवालों की सुंदर भूमि चंबा स्थित है तथा दक्षिण में बीरभूमि कांगड़े का विशाल क्षेत्र पड़ता है। ये जिला नक्शे में जिस तरफ कांगड़ा से मिलता हुआ प्रतीत होता है, वह वास्तव में धौलाधार की अपार गम्य चोटियां हैं और वास्तव में जिस मार्ग से ये जिला कांगड़ा और पंजाब से मिलता है, वह सारे का सारा मार्ग 80 मील लंबा मंडी जिला से गुजरता है। इस तरह 100 साल तक जिला कांगड़े का एक भाग होते हुए भी यह सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल जुदागाना एक पहाड़ी इलाका था, जिसकी कोई भी बात मैदान बालों से समानता नहीं रखती थी। भाषा के आधार पर जब पंजाब का बंटवारा हुआ, तब उसके फलस्वरूप नवंबर 1966 को कुल्लू भी हिमाचल प्रदेश का अंग बना और इसे अपना वह स्थान मिला जो इसे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। आज कुल्लू भारत के नक्शे पर एक छोटा सा नुक्ता नजर आता है। दूर हिमालय की तह दर तह घाटियों और वादियों के बीच संसार की नजरों से ओझल एक शांत भूखंड आज के विशाल भारत में आकार प्रकार के लिहाज से भले ही छोटा है, परंतु प्रकृति की अपूर्व छटा का प्रतिबिंब और कारीगरी का एक विशिष्ट नमूना अवश्य है। केवल विस्तार से किसी इलाके की महानता और विशिष्टता का अंदाजा करना उचित न्याय नहीं हुआ करता। आखिर भारत की राजधानी दिल्ली कितनी विस्तृत है? यही 20-30 मील लंबाई चौड़ाई, परंतु सारी पृथ्वी पर इस प्रतिष्ठा से स्थित है कि जितनी क्रांतियों का यह स्थान रहा है, इतनी शायद ही किसी और जगह पेश आई हों। बनना और बनकर बिगड़ना, यहाँ तक कि बिगड़ कर फिर बनना, ये पांडवों के इंद्रप्रस्थ का स्वभाव और भाग्य विशेष रहा है। यही हाल कुरुक्षेत्र और दूसरे कितने ही स्थानों का रहा है। इसी तरह कुल्लू भी अपनी प्रसिद्धि और विशेषता के लिए अपनी लंबाई चौड़ाई पर आश्रित नहीं है। प्रकृति इस पर दयालु है। कुल्लू को गर्व है अपने हरे भरे खेतों पर, फलों और फूलों से लदे हुए पेड़ों और पौधों पर, सतलुज, व्यास, सेंज, तीर्थन, पार्वती, सरवरी, चंद्रभागा के खिलखिलाते मधुर संगीत पर। कुल्लू को मान है अपने शांतिप्रद रहस्यमय वातावरण पर, जिसकी तलाश में
ऋषि मुनि, देव, गंधर्व, किन्नर, किरात, मानव, दानव, नाग, नारायण और हर युग के महापुरुष यहाँ आए हैं। कुल्लू मान करता है अपनी प्राचीनतम वैदिक संस्कृति पर, अपनी दैवी संपत्ति पर, अपनी उज्जवल परंपराओं और अद्भुत लोक कलाओं पर, और उपयुक्त रूप से गर्व करता है उन अनुभूतियों पर जो उसने अपने हृदय में हजारों लाखों सालों से सुरक्षित रखी हैं। उस युग से जब अभी संसार की पहली पुस्तक ऋग्वेद भोजपत्र पर लिखी नहीं गई थी, जब अभी मानव की कल्पना वैज्ञानिक शक्ति के प्रभाव में नहीं आई थी। हाँ, कुल्लू कृतज्ञ है प्रकृति की उदारता का, जिसने इसे ये भौगोलिक स्थिति प्रदान की और जिसकी अनुकंपा से वह न्यूनाधिक सुरक्षित रहा उन सभी प्रभावों से जो हर दौर में बाहर के आक्रमणकारियों के कारण सप्त सिंधु और पंजाब की सभ्यता को बार बार मिट्टी में मिलाते रहे। इस मनोरम घाटी को जिसने भी प्यार और सौहार्द की दृष्टि से देखा, वह इसके प्राकृतिक दृश्यों, हरे भरे तथा लहलहाते खेतों, ऊंची ऊंची हिमाच्छादित चोटियों, गहरी गहरी घाटियों, इसके संगीतमय वातावरण और बाहर की मुस्कुराहटों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अमन और शांति के देवता पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इस वादी के शांत वातावरण ने क्या असर किया, ये उनके अपने शब्दों में सुनिए। उन्होंने कहा, मैं पहाड़ों का उपासक हूँ। पहाड़ों के असंख्य रोचक, आकर्षक और अनेक मनोरंजक रोशन पहलू हैं। इसमें समानता और भिन्नता स्पष्ट करना एक कठिन काम है। देश में जंगलों से अटी हुई और भी वादियां हैं और ऊंचे भूखंड हैं जहां बर्फ ही बर्फ है और वृक्षों का कहीं निशान नहीं मिलता। परंतु मेरा विचार है कि कुल्लू की वादी और विशेषता मनाली में एक ऐसी मनोहरता है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। वहां एक साकार मौन वास्तविकता का एहसास होता है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने एक बार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में 1882 में भाषण देते हुए कहा था, यदि संसार भर में हमने किसी ऐसे देश की खोज करनी हो जिसे प्रकृति ने पूर्ण रूप से धन, शक्ति और सौंदर्य से मालामाल किया हो और जिसके कुछ भाग में पृथ्वी पर स्वर्ग ही हो, तो मैं बताता हूं वह देश भारतवर्ष है। फारसी के एक कवि ने भी लिखा है, अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। और अब जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुल्लू की वादी विशेषता मनाली को सौंदर्य के लिहाज से कश्मीर की बराबरी का दर्जा दिया है, तो स्पष्ट है कि ये खामोश वादी भी प्रोफेसर मैक्स मूलर के भारत के स्वर्ग में अपना स्थान अवश्य रखती है। कवि भी तड़प उठता है और लिखता है, तारों भरी तहरीर नजर आती है, तनवीर ही तनवीर नजर आती है, कुल्लू की हसी वादियों के साए में कश्मीर की तस्वीर नजर आती है। शताब्दी पूर्व एक अंग्रेज यात्री MC फॉर्बस ने कुल्लू से संबंधित अपनी पुस्तक टू कुल्लू एंड बैक में लिखा है, प्रत्येक उस आदमी के लिए जो चाहे कैमरा लेकर जाए या ब्रश लेकर, कुल्लू वास्तव में एक स्वर्ग है। पंजाब के भूतपूर्व चीफ जस्टिस श्री खोसला इसे वैली ऑफ पीस एंड नेचुरल ब्यूटी अर्थात शांति और प्राकृतिक दृश्यों की वादी कहते हैं, तो श्री MS रंधावा का दृष्टिकोण है कि कुल्लू वादी में वह सब कुछ है जिसकी एक प्यासी, थकी हुई और बेचैन आत्मा को हरकत और जिंदगी पैदा करने के लिए ज़रूरत होती है। और जब इसके सौंदर्य से प्रभावित होते हैं तो लिखते हैं, अपनी महानता, सौंदर्य और एकांतता के लिए व्यास की वादी का हिमालय भर में कोई मुकाबला नहीं है। जब वे प्रकृति की रंगीनियों में खो जाते हैं तो उनका दिल खिल उठता है। तब वे यूं इसका वर्णन करते हैं, व्यास की वादी में जो बात है वह हिमालय के दामन में दूसरी जगह नहीं है। ऊपर पहाड़ों पर रई और तोस का नीला रंग छाया रहता है और नीचे वादी खनूर की हरियाली से निखर जाती है। अक्टूबर में जब आकाश फिर साफ हो जाता है तो धूप खिली वादी इंद्रधनुष के बेशुमार रंगों में मुस्कुरा उठती है।
कोश और खनोर के वृक्षों की गुलाबी सब्जी झलक देखने से संबंध रखती है। किसानों के मकानों की सलेटी छतों पर सूखती हुई मक्की का गाढ़ा पीला रंग वादी की सुंदरता को चार चांद लगा देता है। कोदरा खेतों को किरमिजी रंग से रंग देता है और दूर क्षितिज पर नीले आकाश के पृष्ठ पर बर्फ से ढके हुए साफ और सफेद पहाड़ स्थिरता और दृढ़ता की जीती जागती तस्वीर नजर आते हैं। डॉक्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य की बंगला भाषा में लिखी पुस्तक विपाशा नदीर तीरे इसी वर्ष प्रकाशित हुई है, जिसके आरंभ में ही वे लिखते हैं, संसार में प्रसिद्ध है कुल्लू उपत्यका, मैं कहूंगा विपाशा नदी का देश। जो कहता हूं इसका कारण है, इस देश में विश्वास अविश्वास, इतिहास, किंवदंती, जीवन, यौवन विपाशा नदी के दोनों किनारों पर से पनपे हैं। यहाँ आने वाले यात्री हर्षोल्लास से भरे चित्त से यह अनुभव करते हैं कि अद्भुत और रहस्यमय है ये देश, विपाशा नदी का देश। इस प्रदेश के नदी नाले अद्भुत हैं और अद्भुत हैं इस प्रदेश के नर नारी। यहाँ के अरण्य प्रांतर, पर्वत, किंदराएं सभी कुछ अद्भुत रहस्यमय है। विपाशा नदी के संगीत में उन्मत्त खड़ी है यहाँ की आकाश स्पर्शी पर्वत श्रेणियां और इनमें पली है वह सभ्यता जो इंद्रधनुष से भी सुंदर है और इसी इंद्रधनुषी सौंदर्य से शोभित रूपपुरी में निखर रहा है हिमालय का अपरिमेय सौंदर्य। और यह सब कुछ एक हकीकत है। कुल्लू वादी प्रकृति की ऐसी रचना है जिसका हर रंग अपनी जगह पर समानुपातिक और उपयुक्त है। इसे दूर से देखो या निकट से, इसका हर पहलू सुहावना और मनोहर दृश्य लिए हुए है। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसका हर विषय रुचिकर है। एक ऐसी कविता है जिसके हर पद्य पर कवि को दाद देने को जी करता है। सचमुच ये देवताओं की वादी है, जिसके एक किनारे पर श्री त्रिलोकनाथ का मंदिर है और दूसरे किनारे पर भगवान परशुराम का। बीच में बिजली महादेव और श्रीखंड महादेव अपने उच्च स्थान से सारी वादी पर नजर रखे हुए हैं। मणिकर्ण और वशिष्ठ के गर्म पानी के चश्मों ने लोगों के दिलों में धर्म और आस्था की उष्णता को कम नहीं होने दिया है। हर गांव एक देवस्थान, हर ऊंचे स्थान पर बनी हुई झील एक तीर्थ स्थान, हर एक चश्मा पवित्र, हर एक झरना पुनीत, हर ऊंची चोटी योगी योगिनियों का निवास स्थान। पहाड़, दरिया, नदी, नाले, हर बड़ा वृक्ष, हर बड़ी चट्टान किसी न किसी देवता से संबंधित। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ का हर प्राणी ज़बाने हाल से पुकार कर कह रहा है, पत्थर की मूर्ति में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है।